आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं रवि कपूर, ओनर ऑफ तुषार जेम्स। जब मैंने अपनी लाइफ़ स्टार्ट की तो हमारे पास ना तो कोई रास्ता था, ना ही कोई मंजिल थी, ना ही कोई समझाने वाला था, ना ही गूगल था। आज तो कुछ भी हम गूगल पे डालते हैं, आंसर मिल जाता है। चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डालते हैं, आंसर मिल जाता है। उस टाइम कोई भी नहीं था, ना हमारा चाचा, ना हमारे मामे बताने वाले थे, उल्टा मिसगाइड और करते थे हमें। तो अंधेरे में तीर वाली बात हो गई कि हम चलते गए, चलते गए, चलते गए और लक बाई चांस हुआ है मेरे साथ। सक्सेस बाई चांस कह सकते हो इसको। तो सक्सेस की कुछ परिभाषा है कि आपको परफेक्ट होना है, पंक्चुअल होना है, झूठ नहीं बोलना और सामने वाले को अपना बेस्ट देना है। तो ये सब चीज़ें हमारे फादर मदर ने हमें सिखाई थी। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, इन चीज़ों ने हमें परफेक्शन दी और एक बिज़नेस किया। उसमें लगा कि नहीं, हमारे इसमें सपने पूरे नहीं हो सकते, तो फिर उसको बंद करके दूसरा बिज़नेस किया। उसमें भी लगा हाँ, ठीक है, पहले से अच्छा है बट नहीं, सपने पूरे नहीं हो सकते, गाड़ी बंगला नहीं आ सकता। तो फिर उसको बंद किया, फिर चालू किया। तो जो बंद करना और ये चालू करना है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बंद करने का मतलब है अपनी रोज़ी-रोटी, अपना ज़मीन से पैर, धरती से पैर को हिला देना। क्योंकि नया बिज़नेस चले ना चले, पुराना बंद करना तो बहुत आसान है और 1 मिनट में हो जाता है कि ठीक है, सब पार्टी को मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे और आपकी इनकम ऑफ सोर्स बंद हो गई। तो ये चीज़ें हमारे अंदर अपने सपनों को देख के धीरे-धीरे अपने आप आती गई। तो वो क्वालिटीज़ ऑटोमैटिकली हमारे अंदर आ गई, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े थे कि हमें था कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए और मेरे बच्चे बड़े हों, उनको ये सब ना देखना पड़े जो मैं आज देख रहा हूँ। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, सपने बड़े थे, झूठ बोलना नहीं है, सच बोलना है, नुकसान हो, फ़ायदा हो, नो आइडिया। रात को कब सोना है, 1 बज गए, 2 बज गए, कमिटमेंट है, सुबह 8 बजे डिलीवरी देनी है। तो 1998 से लेके 2008 तक जैसा मेरा एक सपना था, मेरा अपना एक घर हो, मेरी अपनी एक गाड़ी हो, मेरा एक अपना ऑफ़िस हो, तीनों जगह एसी लगा हो। मैं घर में एसी में बैठूँ, गाड़ी में एसी हो और मेरे ऑफ़िस में एसी हो। तो 2008 में मेरा ये सपना पूरा हुआ। तो जब जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा, तो यहाँ भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, क्योंकि जो जेम्स स्टोन्स थे वो या तो जयपुर से आते थे और या तिरुचिरापल्ली से आते थे और वहाँ पे भी कोई परफेक्शन नहीं थी, ना कोई एमएम साइज़ था, फ्री साइज़ आते थे और हमारे पास डिमांड अपोज़िट आती थी कि हमें परफेक्शन चाहिए, एमएम साइज़ चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बिना पैसे के मार्केट में हम लोग उतरे जब, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि मार्केट से क्रेडिट लें। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ आस है वहाँ रास है। तो ऐसा ही हुआ कि हम लोग मार्केट में गए और हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया और लोगों ने पता नहीं क्या देखा हमारे अंदर कि बच्चे शरीफ हैं या नया-नया बिज़नेस कर रहे हैं या पता नहीं हमारे चेहरे से कुछ झलक रहा होगा, तो हमें ऑटोमैटिकली क्रेडिट मिल गया। तो वो क्रेडिट हमें हमारी जो हमारी पर्सनैलिटी थी उसके ऊपर मिला। तो उधर से हमने क्रेडिट लिया 2 डेज़ के लिए और सप्लाई की, हमें यहाँ से कैश मिला, तो हैंड टू हैंड हमने वहाँ पे पेमेंट की डिलीवरी कर दी, जिससे कि हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। और हम लोगों ने वो गैप जो था मार्केट में कि परफेक्शन कि मार्केट में जो साइज़ेज़ थे परफेक्ट नहीं थे, एमएम साइज़ नहीं मिलते थे, छलनी के साइज़ मिलते थे, तो हम लोगों ने उसमें से वो परफेक्शन ढूँढी। तो मार्केट में जो गैप था, जो फिल इन द ब्लैंक्स था, वो भरने की हमने कोशिश की और शुरू-शुरू में हमें कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ, बट हमारी एक क्रेडिबिलिटी बन गई कि यार ये बंदे वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर रहा। तो धीरे-धीरे हमारे पास ऑर्डर्स आने चालू हुए और हमने आगे सप्लायर से कॉन्टैक्ट किया कि हमें परफेक्शन चाहिए। उनसे कुछ नेगोशिएट किया कि आप हमें परफेक्शन दो, प्राइस ज़्यादा ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल काम था कि आप समझो भूसे में से सुई ढूँढने वाला काम था ये, कि कोई भी करने को तैयार नहीं था। मार्केट में डिमांड अच्छी थी, इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था। बट हमें उसी थीम पे काम करना था, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना था।
तो हमने मार्केट में साइज़ की रिक्वायरमेंट ढूँढी और आगे सप्लाई दी, जिससे हम मार्केट में थोड़ा-सा हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई। तो ये तो हम लोग कर रहे थे सप्लाई, जैसे कि येलो पेजेस डायरेक्टरी आती थी, उससे हम कस्टमर्स को, ज्वेलर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो एक लिमिटेशन थी कि भई ठीक है, एक दिल्ली से फ़ोन आ गया, एक मुंबई से आ गया, एक जयपुर से, कहीं और से फ़ोन आ गया। बट हमें फिर वही हमारे सपने पूरे नहीं होते थे इसमें, हमें कुछ और बड़ा करना था। तो हमने करोल बाग में एक छोटी-सी शॉप ली वहाँ पे, और हम वहीं पे सुबह जाते और रात को आते। बट वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो धीरे-धीरे हम लोगों ने शॉप टू शॉप जाके विज़िटिंग कार्ड छपवाए, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो धीरे-धीरे करते-करते कुछ ऑर्डर्स आने लगे, तो उस ऑर्डर से फिर थोड़ा-सा हम लोगों ने ऑर्डर फुलफ़िल किया, और धीरे-धीरे हमें कुछ ऐसी पार्टीज़ मिली जिन्होंने कहा कि आप हमारे स्टोन हमारे कारीगर्स को दीजिए, ताकि हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों नहीं सँभाल पाते और कारीगर भी नहीं सँभाल पाते, तो हमने वो अपॉर्च्युनिटी को पिक किया। तो पिक इन द मीन्स कि माल भी सामने वाले का, पार्टियाँ भी सामने वाले की, वी आर ओनली अ मिडलमैन। सर्विस देनी थी हमें कुछ सिर्फ़, और कुछ नहीं करना था। तो हमने वो अपॉर्च्युनिटी को पिक किया। लेकिन बाय चांस जस्ट हमने इस अपॉर्च्युनिटी को पिक किया, तो हुआ क्या, मार्केट में जो कारीगर्स थे, जो ज्वेलरी बनाते थे, वो हमारे पास डायरेक्टली आने लग गए। तो जिस पार्टी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने उनको माल तो दिया ही दिया, उसके साथ-साथ मार्केट में एक हवा सी फैल गई कि इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, दिस इज़ अ वन स्टॉप शॉप। तो हमने उसी थीम पे काम किया, वन स्टॉप शॉप, कि कोई भी कारीगर या ज्वेलर्स हमारे पास आए, तो यहाँ से कुछ बिना लिए ना जाए, खाली हाथ ना जाए। तो उस मार्केट के फिल इन द ब्लैंक्स को हमने भरा यहाँ भी। और उसके बाद तो जैसे हम शॉप पे जाते थे, तो लाइन लगी होती थी। 6 से 7 कारीगर हमारे यहाँ खड़े होते थे और आपस में बात करते थे कि मेरा नंबर पहला है, मेरा नंबर पहला है। तो वो जो चीज़ थी, वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें लगा, हाँ, ये अब चीज़ हमारे हाथ आई है, अब हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो फिर पहले हमने एक अपनी दुकान परचेज़ की, फिर एक सेकंड दुकान हमने ली, और धीरे-धीरे अपना काम बढ़ाते गए, और माइंड में सिर्फ़ यही था, द वन स्टॉप शॉप, कोई भी खाली हाथ ना जाए। ये धीरे-धीरे पूरे होने लगा। कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया मार्केट में, जैसे जो भी हमारा मार्जिन होता था, उसमें से 5-10% हमने कुछ एक्सपेरिमेंट में लगाया। कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप किए, कुछ मार्केट में जो होलसेलर थे या मैन्युफैक्चरर थे, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो? वो कहते हैं, रवि भाई आप कुछ भी दो, बस सुंदर लगना चाहिए। तो ऐसे ही उनका हमें सपोर्ट मिला। तो हमने उनके लिए कुछ नया डेवलप किया। नया डेवलप मीन्स कि ऐसे नहीं कि एक चीज़ हमने डेवलप की और पहले ही सक्सेस हो गई। पहले एक सैंपल बनवाए, फिर दूसरे बनवाए, फिर तीसरे बनवाए। हर बार होता था ना, तो एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है सैंपलिंग में, क्योंकि सैंपलिंग कोई बनाना नहीं चाहता, क्योंकि सैंपलिंग मीन एक्सपेरिमेंट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। तो हमने उनको पूरा पेमेंट किया, सैंपलिंग ली। तो ऐसे करते-करते 10 में से 1 सैंपल पास हुआ, तो वो जो 9 सैंपलिंग की कॉस्ट थी, उस 10वें सैंपल ने हमें दे दी। प्लस एक फ्लो में मार्केट आ गई। हमने उनको बल्क में माल दिया। बल्क इन द मीन्स 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो। 40 किलो माल उनको दिया, 60 किलो माल अपने पास रखा मार्केट में डालने के लिए। वो जो माल 40 किलो मार्केट में जाता था, मार्केट में जब फैलता था वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो वहाँ से डिमांड आती थी, अरे ये क्या है, ये नए स्टोन आए कहाँ से हैं ये? तो धीरे-धीरे नाम फैलने लगा, ये तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में 4 लोग हैं। इन चारों में टॉप कौन है? तुषार जेम्स। तो वहाँ से हमारे पास लोग आने लगे कि भाई साहब बड़ा नाम सुन के आए हैं आपके पास ये स्टोन है? हमने कहा हाँ है। तो इस तरह धीरे-धीरे हम लोगों ने ग्रोथ किया। मार्केट में नई-नई चीज़ें लाने का हमें बहुत शौक था, और आज तक हम अपना कुछ फंड एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं, सैंपलिंग में लगाते हैं, और नई-नई चीज़ें डेवलप करने के लिए लगाते हैं। तो हमारे पास जो जेमस्टोन की वैरायटी है बहुत बड़ी है, और अगर आज मैं भी चाहूँ कि मैं ये आज शुरू से कलेक्ट कर लूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
तो धीरे-धीरे जब हमें मार्केट से सपोर्ट मिलने लगा, बड़े-बड़े ज्वेलर से, होलसेलरों से, मैन्युफैक्चरर से, तो फिर हम इंडिया से बाहर निकले हम लोग बैंकॉक गए, चाइना गए, श्रीलंका गए। वहाँ से हमने बल्क में बाइंग की और वो बल्क बाइंग चाइना में क्या सिस्टम क्या है, जितना बल्क बाइंग उतना लो प्राइस। तो ये भी प्लस टू प्लस होता गया कि जैसे हमारी बाइंग बल्क हुई, हमारी कॉस्ट डाउन आ गई। तो वो फिर बेनिफिट हमने अपने मेन सप्लायर को भी दिया और मार्केट को भी दिया। उससे धीरे-धीरे क्या एक मोनोपोली बन गई। अब वही सैंपल लेके हमारे कंपटीटर जब चाइना जाते थे तो वो देखते थे यार एक प्राइस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उस चीज़ का रेट 10 रुपये है, बट हमारी कॉस्ट 10 से लेके धीरे-धीरे 6 रुपये हो गई। हमने अपने कस्टमर को साथ दिया। तो चाइना की पॉलिसी यही है कि बल्क में उठाओगे तो प्राइस लो है, तो जो नए बायर्स वहाँ जाने लगे उनकी क्वांटिटी बल्क नहीं थी, कम थी, तो उनकी कॉस्ट 10 रुपये पड़ी, जबकि हमारी 6 रुपये थी। हमने 7 रुपये बेचा, तो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, एक बाउंड्री लाइन सी आ गई कि एंटर बैरियर हो गया यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली एक, जैसे मैंने आपको बताया सक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स अपने आप ही बन गया। तो इस तरह धीरे-धीरे हम लोगों ने मार्केट कैप्चर की। तो जैसा मैं आपको बता रहा था लक बाय चांस, तो ये जो फॉर्मूले निकल के आए हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, परफेक्शन, पंक्चुअलिटी, ऑर्डर इन टाइम, झूठ नहीं बोलना, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप देखें मेरी कहानी के अंदर ही छुपे हुए हैं। ये मैंने कहीं सीखे नहीं है, बट आज आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इनकी लिस्ट मिल जाएगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बट हमें नहीं बताने वाला था कोई, ये लक बाय चांस, सक्सेस बाय चांस ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह बिजनेस का स्कोप ख़त्म हो गया है, हमेशा हर बिजनेस में इतना गैप रहता है, बट आपको उसकी डीप में जाना है और उसको ढूंढना है और उस गैप को फिल करना है। नमस्कार।